आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे बेसिकली हम करेंगे असूल तिजारत के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं, जिन पे स्टार लगे हुए हैं, उनको कवर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर सारे बोर्ड्स के शॉर्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, लेकिन हम सिर्फ लाहौर बोर्ड से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मिडल मैन तिजारती मुतवस्त। यहाँ पर देखा जाए मिडल मैन और तिजारती मुतवस्त दोनों का एक ही मतलब होता है। जो बच्चे उर्दू मीडियम है उन्हें ज़रूर ये नाम पता होने चाहिए, क्योंकि बाद दफ़ा वो अल्फाज को चेंज करके लिखते हैं। पेपर में जो है अल्फाज को चेंज करके बाज़ दफ़ा क्वेश्चन लिखा जाता है और बच्चों को समझ नहीं आती है डेफिनेशन किसकी पूछी जा रही है। तो पढ़ते हैं, मिडल मैन या तिजारती मुतवस्त, यानी मिडल का मतलब होता है दरमियान का। इसका मतलब है ऐसे अफराद या लोग जो कि चीज़ों को कारखानादार से लेकर सार्फिन तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम देते हैं, उन्हें कहते हैं मिडल मैन यानी तिजारती मुतवस्त। इसमें मुख्तलिफ तरह के एजेंट, थोक फरोश, परचून फरोश आते हैं, क्योंकि बेसिकली वही चीज़ जो है, सपोज हम बच्चे चीज़ बना रहे हैं, हम पैदा कर रहे हैं, इसका मतलब है चीज़ ज़रूरी तो नहीं हम बनाएंगे और जिसने इस्तेमाल करनी है यानी सारिफ ने, वो हमारे पास ही होगा। इसका मतलब कुछ लोग आएंगे जो कि हमसे चीज़ लेकर सारिफ तक पहुंचाएंगे, और उन सारे अफराद को कहते हैं मिडल मैन। और मिडल मैन की बुनियादी तौर पर दो ही इकसाम है। हम शॉर्ट क्वेश्चन को लेंथी भी कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास नेम है ताजर और एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कारोबारी एजेंट या कारिंदे से क्या मुराद होता है। यानी अगर सपोज हम कारोबार कर रहे हैं और अपने कारोबारी मामलात को निपटाने के लिए हम जो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करेंगे उसे कहते हैं एजेंट। तो पढ़ते हैं, ऐसा शख्स जिसे एक कारोबारी आदमी अपने कारोबारी मामलात की अंजामदही के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर करता है, इसे एजेंट कहते हैं। यानी अगर हमने अपने कारोबारी मामलात के लिए किसी को भी नुमाइंदा मुकर्रर किया है तो जिस शख्स को मुकर्रर करते हैं उसे कहते हैं एजेंट, और इसको कारिंदा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो पेपर में प्रिंसिपल का नहीं आया हुआ, लेकिन सपोज हम बच्चे मतलब जो कारोबारी शख्स अपने कारोबारी मामलात के लिए किसी को नुमाइंदा मुकर्रर करता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल, और जिसको मुकर्रर किया जाता है उसे कहते हैं कारोबारी एजेंट यानी कारिंदा। तो बेसिकली हम खुद यानी प्रिंसिपल मालिक होंगे और जिसको मुकर्रर करेंगे उसे कहेंगे कारोबारी कारिंदा या एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमिल या फैक्टर। तो आमिल या फैक्टर से मुराद ऐसा एजेंट होता है जो सामान की फ़रोख्त के लिए मुकर्रर किया जाता है। ये सारा साल माल अपने कब्ज़े में रखकर इसको फ़रोख्त करने का इंतज़ाम करता है। तो बेसिकली इसके प्राइस भी हम इसमें अपने शॉर्ट क्वेश्चन को लेंथी करने के लिए लिख सकते हैं कि एजेंट को माल का कब्ज़ा भी मालिक की तरफ से मिल जाता है। ये सारा साल माल अपने कब्ज़े में ये माल को अपने नाम से भी फ़रोख्त कर सकता है, और उसके अलावा ये रकम की वसूली का भी ज़िम्मेदार होता है। तो बेसिकली इसके तीन प्राइस भी यानी आमिल और फैक्टर के इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डेल क्रेडिट एजेंट। बहुत ईजी है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, यानी ये हमारा एक ऐसा एजेंट होता है जो इस बात की भी जिम्मेदारी लेता है कि जो माल मैं तुम्हारा उधार पे फ़रोख्त कर रहा हूँ उसकी रकम की वसूली का मैं ज़िम्मेदार हूँ। अगर डेटर यानी मकरूज़ जो है पैसे मुझे नहीं देंगे तो मैं अपनी जेब से तुम्हें अदा कर दूंगा। तो बेसिकली अगर हमारे पास ऐसा एजेंट मौजूद होता है, इसका मतलब है जो उसने उधार रकम चीज़ें फ़रोख्त की होती हैं वो उसकी रकम की वसूली का भी ज़िम्मेदार खुद होता है। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है, डेल क्रेडिट एजेंट से मुराद ऐसा शख्स होता है जो ना सिर्फ माल फ़रोख्त करता है बल्कि माल की उधार फ़रोख्त के बाद रकम की वसूली वगैरह का भी काम करता है। ये एजेंट मालिक को इसकी बात की गारंटी देता है कि अगर उधार फ़रोख्त किए हुए माल की रकम वसूल ना हो तो नुकसान का वो ज़िम्मेदार होगा। यानी डेल क्रेडिट एजेंट खुद जिम्मेदारी ले लेता है माल के नुकसान की जो रकम वसूल नहीं होती। तो बेसिकली ये जो बैड डेट्स होते हैं उसकी ज़िम्मेदारी खुद ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्डिंग एजेंट। नाम से ही समझ आ रहा है, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। इसका मतलब है ऐसा एजेंट जो हम अपनी बरामद की सहूलत के लिए मुकर्रर करते हैं, यानी हमने बाहर के मुल्क माल फ़रोख्त करना है और उसके लिए हमने जो है अपना एजेंट मुकर्रर किया है, उसे कहते हैं फॉरवर्डिंग एजेंट। तो पढ़ते हैं, फॉरवर्डिंग एजेंट से मुराद ऐसे अफराद होते हैं जो दीगर ममालिक में माल की तरसील का मतलब होता है भेजने के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। ये तमाम ताजर अपना माल गैर मुल्की ताजरों को इरसाल करते हैं, यानी बेचते वक्त खुद बंदरगाह पर जाकर माल इरसाल करने का इंतज़ाम ना कर सके तो वो इस काम के लिए बंदरगाह पर अपना एजेंट मुकर्रर कर लेते हैं।
तो बेसिकली बच्चे होता ही ऐसे है, यानी अगर हम चीज़ों के मालिक हैं और हम खुद बंदरगाह पे जाके जो है दूसरे ममालिक माल फ़रोख्त भेज नहीं सकते, तो इसका मतलब है इस काम के लिए जो हम अपना एजेंट मुकर्रर करेंगे उसे कहते हैं फॉरवर्डिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियरिंग एजेंट। तो बेसिकली क्लियरिंग एजेंट जो है ये फॉरवर्डिंग एजेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये हम मुकर्रर करते हैं अपनी बरामद की सहूलत के लिए और ये हम मुकर्रर करते हैं अपनी दरामद की सहूलत के लिए। यानी ऐसा एजेंट होता है जो बंदरगाह पर माल वसूल करने का ज़िम्मेदार होता है। यानी अगर हमने बाहर के मुल्क से कोई चीज़ ख़रीदी है तो ये बाहर के जो बंदरगाह पर ये चीज़ को वसूल करने का ज़िम्मेदार होता है और इसके साथ साथ वो तमाम हिसाब किताब लेन देन का भी ज़िम्मेदार होता है। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। क्लियरिंग एजेंट से मुराद ऐसा फ़र्द है जो बंदरगाह पर माल वसूल करने, यानी हमने माल जो है बाहर के मुल्क से मंगवाया, दरामद किया और हमने दरामद की सहूलत के लिए ये वाला एजेंट मुकर्रर किया है। माल वसूल करने के तमाम इंतज़ामात करता है और बंदरगाह पर तमाम हिसाब और लेन देन का भी ज़िम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सफ़ी एजेंट। सफ़ी यानी ये हमारे ऐसे कारोबारी एजेंट होते हैं जो कि एक कस्बों गाँव के थोक फरोश और खोदा फरोश यानी परचून को माल का नमूना दिखाकर ऑर्डर वसूल करते हैं और तामील के लिए इसे मालिक को भेज देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये हमारे एक ऐसे एजेंट होते हैं जो मोटी तरह के थोक फरोश और परचून फरोश के पास जाते हैं, उन्हें माल का नमूना दिखाते हैं, बताते हैं हमारा मालिक ये वाली चीज़ बना रहा है, इसका मतलब उनसे जो है ऑर्डर वसूल करते हैं और तामील के लिए इसे माल के मालिक यानी हमारे पास वापस आकर बताते हैं कि इतना ऑर्डर मिल गया, इतनी चीज़ बनानी है, इसलिए हम वो चीज़ को बनाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इश्तिहारबाजी यानी तशहीर से क्या मुराद है। तो बेसिकली इश्तिहार या तशहीर का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट करना, यानी अपनी बनी हुई चीज़ के बारे में ज़ुबानी या बसरी सूरत में सारिफ तक पैगाम पहुंचाना, उसे अपनी चीज़ की मालूमात के बारे में आगाह करना इश्तिहारबाजी कहलाती है। तो पढ़ते हैं यहाँ के लिखा है हमारे पास इश्तिहारबाजी से मुराद वो तमाम सरगर्मियाँ हैं, यानी वो सारे काम हैं जो एक शय, खिदमत या ख्याल से मुतल्लिका पैदाकार के पैगाम को ज़ुबानी जैसे रेडियो के ज़रिए से मतलब हम अपनी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। बसरी का मतलब होता है नज़र, यानी टेलीविज़न के ज़रिए से किसी एक ग्रुप तक पहुंचाना या पेश करने में मुआवन साबित होती हैं। तो बेसिकली जितनी भी सरगर्मियाँ, जितने भी काम किए जाते हैं ज़ुबानी या बसरी सूरत में अपनी चीज़ की मालूमात के बारे में आवाम को आगाह करने के लिए, वो सारी सरगर्मियों को इश्तिहारबाजी कहते हैं। उसमें मैगज़ीन्स, उसके अलावा स्लाइड बोर्ड्स और रेडियो, टेलीविज़न, तो हर तरह की चीज़ जो है जो इस एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है वो यहाँ पर इश्तिहारबाजी के ज़राए में शामिल होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है तशहीर के फ़ायदे, यानी जब हम अपनी चीज़ के बारे में जो चीज़ बना रहे हैं उसके बारे में आवाम को बताएंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे हमारी फ़रोख्त में इजाफा होगा, यानी मार्केट वसी होगी, क्योंकि जो गाहक नहीं जानता था हम वो चीज़ बना रहे तो उसे उसके बारे में पता चलेगा। उसके अलावा सारिफ को, यानी जो चीज़ इस्तेमाल करने वाला, उसको हमारी चीज़ की कीमत के बारे में और इस्तेमाल के बारे में पता चलता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। कारोबारी साख में इजाफा होता है, पैदावार में इजाफा होता है क्योंकि हम बड़ी मिकदार में चीज़ें बनाते हैं। और गैर ज़रूरी दरमियानी तबके के अखराज, गैर ज़रूरी दरमियानी तबके का बेसिकली मतलब होता है तिजारती मुतवस्सी यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो इस सिचुएशन में जो गाहक है वो डायरेक्ट आकर भी हमसे यानी पैदाकार से चीज़ ख़रीद कर ले जा सकता है। तो दरमियानी तबके के अखराज की वजह से लागत पैदाइश, तो इसका मतलब है हम जो गाहक है उसको चीज़ सस्ते में मिल जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा मिडल में लोग आएंगे, तिजारती मुतवस्सित आएंगे, उतना ज़्यादा ही जो चीज़ की कॉस्ट है, लागत है, वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर डायरेक्ट चीज़ सारी पैदाकार से सारिफ तक पहुंच जाए तो फिर इसका मतलब है चीज़ की जो कीमत है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्समैनशिप। बेसिकली
सेल्समैन यानी चीज़ फ़रोख्त करने वाला, और सेल्समैनशिप का मतलब होता है फ़न, यानी किसी चीज़ को पेश करने का एक ऐसा फ़न जिससे ना सिर्फ ख़रीदार उसकी ज़रूरत महसूस करे बल्कि उसे पसंद भी करे, यानी जो चीज़ फ़रोख्त करना चाह रहा है उसको पसंद भी करने लगे तो उसे कहते हैं सेल्समैनशिप। तो बेसिकली जितने भी मतलब दरवाजे पर चीज़ फ़रोख्त करने के लिए आते हैं उनमें यही फ़न होता है। सेल्समैनशिप किसी चीज़ को पेश करने का ऐसा फ़न है कि मुतवक्का ख़रीदार ना सिर्फ शय की ज़रूरत महसूस करने लगता है बल्कि इसे पसंद भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे सेल्समैन की खसूसियात, यानी अच्छा जो सेल्समैन है उसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। मंसूबा और तंजीम की काबिलियत, यानी कौन सा काम कब कहाँ कैसे करना उसके बारे उसमें उसकी जो है सलाहियतें होती हैं। मंसूबा और तंजीम की काबिलियत होती है उसमें। उसके अलावा पुरकशी शख्सियत होती है उसमें। खुश अखलाक होता है। फ़रोख्त करने का हुनर, मतलब उसे चीज़ फ़रोख्त करनी आती होती है। और महाज़ब यानी उसे मुआशरे में रहने के तौर तरीका पता होता है। तो बेसिकली महाज़ब का मतलब होता है माशरे में रहने का तौर तरीका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कारोबारी मालियात या कारोबारी सरमायाकारी। तो बेसिकली किसी भी किस्म के कारोबारी मामलात को चलाने के लिए जितनी भी नकद रकम या फ़ंड चाहिए होता है, यानी जितना भी जो है कर्ज़ा चाहिए होता है या नकद रकम चाहिए होती है, उन दोनों के मजमूए को कहते हैं कारोबारी मालियात। और कारोबारी मालियात को कारोबारी सरमायाकारी भी कहते हैं। कारोबारी मालियात की 3 इक़साम है, कलील मुद्दत मालियात, दरमियानी मुद्दत मालियात और तवील मुद्दत मालियात। तो बेसिकली यहाँ भी लिखा है कारोबारी मामलात को चलाने के लिए नकद रकम या किसी भी किस्म के फ़ंड का हसूल का मतलब होता है हासिल करना, और इसे इस्तेमाल कारोबारी मालियात या कारोबारी सरमायाकारी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कलील मुद्दत मालियात, यानी ऐसे कर्ज़े जो 1 साल या इससे कम अरसे के लिए लिए जाते हैं। यानी हम कारोबार के लिए जो पैसे चाहिए, हमने जो कर्ज़ा लिया अगर उसकी मुद्दत 1 साल या उससे कम अरसे की है तो उसे कहेंगे कलील मुद्दत मालियात। और ये कर्ज़ा जो है अमूमन कम शरह सूद पर दस्तयाब होता है, यानी हमें ज़्यादा सूद अदा नहीं करना पड़ता क्योंकि इसकी मुद्दत कम होती है। और ये कारोबार की जो है मौसमी ज़रूरियात को पूरा करने में जो है मुआवन साबित होता है। तो बेसिकली यहाँ भी ये लिखा है इससे कारोबार की मौसमी ज़रूरियात पूरी करने में आसानी होती है। कलील मुद्दत मालियात जो है वो कर्ज़े होते हैं जो 1 साल या उससे कम अरसे के लिए लिए जाते हैं। और दरमियानी मुद्दत की मालियात जो होती है, यानी दरमियानी मुद्दत के जो सरमायाकारी होती है वो 1 साल या 1 से 5 साल के लिए लिए जाते हैं कर्ज़े। और जो तवील मुद्दत के होते हैं वो जो है हमारे पास 6 से 10 साल के लिए लिए जाते हैं, यानी उसकी मुद्दत जो है वो 6 से 10 सालों तक के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुशारका। मुशारका का मतलब होता है शिरकत यानी शराकतदारी। जब 2 या 2 से ज़्यादा अफराद नफ़ा कमाने की गर्ज से अपनी मेहनत और सरमाए को यकजा कर लेते हैं यानी इकट्ठा कर लेते हैं तो उसे कहते हैं मुशारका। बेसिकली हम 2 या 2 लोग मिलके जो भी बच्चे काम स्टार्ट करेंगे, पैसे लगाएंगे, अपनी मेहनत लगाएंगे, यानी पैसे यानी सरमाया लगाएंगे और मेहनत लगाएंगे तो उसे कहते हैं मुशारका। और नफ़ा नुकसान की तकसीम जो है इसमें मुआहदे के मुताबिक होती है, यानी ऑलरेडी जो वादा लिखा हुआ होता है अपने कारोबारी मामलात को चलाने के लिए उसके मुताबिक जो है नफ़ा नुकसान की तकसीम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजारबा। मुजारबा एक ऐसी कारोबारी तंजीम है जिसमें एक शख्स पैसे लगाता है तो दूसरा अपना हुनर लगाता है। जो पैसे लगाता है उसे कहते हैं रब्बुल माल और जो हुनर लगाता है उसे कहते हैं मजारिब। तो बेसिकली यहाँ पर नफ़ा नुकसान की तकसीम जो है वो उनके तयशुदा मुआहदे के मुताबिक होती है, यानी जो पहले वादे में लिखा होता है उसके मुताबिक नफ़ा नुकसान की तकसीम होती है। पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है मुजारबा से मुराद ऐसा कारोबार है जिसमें एक शख्स या फ़रीक अपना सरमाया लगाता है, दूसरा शख्स या फ़रीक अपनी मेहनत व तजर्बा कारोबार के हवाले कर देता है। कारोबार से हासिल होने वाला नफ़ा दोनों फ़रीक आपस में तयशुदा निस्बत से तकसीम करते हैं, यानी जितनी निस्बत उन्होंने मुकर्रर की होती है उसके मुताबिक तकसीम करते हैं। मुजारबा 2 इक़साम का होता है, मखसूस मुजारबा और कसीरुल मुकासद मुजारबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजारबा की इक़साम। इंग्लिश में तो बच्चे सही लिखी हुई हैं, मतलब मेन हेडिंग के नेम भी और उसकी एक्सप्लेनेशन भी, लेकिन उर्दू में जो है मल्टीपर्पज़ मुजारबा है उसे कहते हैं बेसिकली कसीरुल मुकासद मुजारबा और स्पेसिफिक मुजारबा यानी मखसूस मुजारबा। तो बेसिकली ये जो है उर्दू में जो है इसको इधर उधर कर दिया गया, उर्दू में एक्सप्लेनेशन लिखी भी नहीं हुई तो हम पढ़ लेते हैं। बेसिकली मखसूस मुजारबा क्या होता है, मखसूस का मतलब होता है स्पेसिफिक मुजारबा।
मखसूस मुजारबा ऐसा मुजारबा होता है जो किसी ख़ास मकसद के लिए किया जाता है, यानी किसी ख़ास मकसद को पूरा करने के लिए अगर मुतालबा किया जाए उसे मखसूस मुजारबा कहते हैं। और ये मकसद को पूरा होते ही इस किस्म का मुजारबा खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कसीरुल मुकासद यानी मल्टीपर्पज़ मुजारबा। तो अगर कोई भी मुजारबा जो है एक से ज़्यादा मकासद के लिए किया जाए उसे कसीरुल मुकासद मुजारबा कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इंग्लिश में जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, जस्ट उर्दू में नेम जो है इधर उधर करके लिख दिए गए हैं। इसके नाम से भी हम इसको आसानी के साथ अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंश्योरेंस या बीमा। तो इंश्योरेंस या बीमा क्या होता है? ये बेसिकली बीमाकार का मतलब होता है करने वाला, यानी बीमा कंपनी की तरफ से जो किसी शख्स के साथ एक ऐसा वादा करती है बीमा कंपनी कि तुम अपनी जानो माल या जिस भी चीज़ का बीमा करवा रहे हो उसे जो भी नुकसान होगा मैं उसका अजाला करूँगी। तो बेसिकली बीमा कंपनी यानी बीमा कार जो है बीमादार से वादा करता है इस मुआहदे में। तो बढ़ते हैं, यहाँ के लिखा बीमा दो फ़रीकीन के दरमियान ऐसा मुआहदा होता है जिसमें एक फ़रीक दूसरे फ़रीक से वादा करता है कि अगर इसकी जानो माल या जायदाद को कोई नुकसान पहुँचेगा तो वो इसका मुआवजा अदा करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक जो फ़रीक है दूसरे फ़रीक से वादा करता है, यानी बीमा कार जो है यानी बीमा कंपनी जो है वो बीमादार से वादा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमा पॉलिसी का मतलब होता है दस्तावेज़ात, मतलब वो दस्तावेज़ात जिसमें फ़रीकीन के दरमियान में जो भी मुआहदा तय पाया होता है उस दस्तावेज़ को कहते हैं बीमा पॉलिसी। तो बीमा पॉलिसी में बेसिकली वो दस्तावेज़ात होती है जिसमें जो बीमा मुआहदा वो लिखा हुआ होता है। जिस दस्तावेज़ात पर दोनों फ़रीकीन के दरमियान बीमे का मुआहदा तय पाया जाता है इस दस्तावेज़ को बीमा पॉलिसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमा की अहम इकसाम कौन कौन सी हैं? जस्ट हमारे पास यहाँ पर इनके नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमा के 4 अहम फ़वाइद। तो देखा जाए अगर हम चीज़ों का किसी भी चीज़ का हमने बीमा करवाया तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? पहली बात बचत, मतलब हमने ये कोशिश होगी कि हम बचतें जो हैं रखें, यानी जब बचत रखेंगे तभी हम प्रीमियम की रकम अदा कर पाएंगे जो कि हमने बीमा कंपनी से वादा किया था कि हम आपको प्रीमियम की सूरत में रकम देंगे। तो बेसिकली बचतें इससे बढ़ती हैं। मुनाफा बख्श कारोबार, तो इसके ज़रिए से जो है कारोबार जो है वो जो है प्रॉफिट पे चलता है। उसके अलावा समाजी फ़ायदा, मुआशरे में रहना इससे आसान हो जाता है, यानी जिस भी चीज़ का बीमा करवाया होता है उसकी नुकसान की सारी जिम्मेदारी जो है बीमा कंपनी पर होती है। कर्ज़ की सहूलत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमने सपोज़ के ज़िंदगी का बीमा करवाया हुआ है तो हम उस चीज़ को ज़मानत के तौर पे यानी कफ़ालत के तौर पे बैंक में रखवा के बैंक से कर्ज़ा ले सकते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब है ये जो ज़िंदगी के बीमे का मुआहदा होता है ये एक ज़मानत के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ख़तरे और नुकसान की मुंतकिली, यानी ख़तरा और नुकसान बीमा कंपनी पे मुंतकिल हो जाता है। सरमायाकारी, तो बेसिकली यहाँ पर हम प्रीमियम की सूरत में जो रकम दे रहे होते हैं बीमा कंपनी को उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलना होता है। तो इसका मतलब ये एक किस्म का हम सरमायाकारी यानी पैसों से पैसे कमा रहे होते हैं, हम कारोबार कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ज़िंदगी के बीमे से क्या मुराद है? ऐसा मुआहदा जिसमें बीमा कंपनी इस बात का वादा करती है कि वो बीमा करवाने वाले शख्स की वफ़ात के बाद इसकी वारसों को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, यानी उसके जो वारिस है उनको माली तहफ़्फ़ुज़ देगी। एक ऐसा मुआहदा होता है ये जिसमें बीमा कंपनी बीमा करवाने वाले एक शख्स से वादा करती है कि तुम्हारी वफ़ात के बाद तुम्हारे वारिसों को इसका माली तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। तो बेसिकली ये ज़िंदगी का हमारे पास बीमे की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है बहरी बीमा यानी पानी का बीमा। तो ऐसा मुआहदा जिसमें बीमा कंपनी बेसिकली यहाँ पर पानी की सूरत में नुकसान का जो है वो बीमा कंपनी अजाला करेगी, इस बात का वादा करेगी। यहाँ पर ऐसा मुआहदा जिसमें बीमा कंपनी ऐसे तमाम नुकसान बर्दाश्त करने की जिम्मेदारी कबूल करती है जो समुद्री खतरात की बुना पर बीमा करवाने वाले को बर्दाश्त करना पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बहरी बीमा की 4 इकसाम। जस्ट हमारे पास यहाँ पर नेम है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हादसाती बीमे की तारीफ। तो हादसाती बीमा यानी यहाँ पर हादसे की सूरत में जो है बीमा कंपनी होने वाले नुकसान का अजाला करेगी। ऐसा मुआहदा जिसमें बीमा कंपनी वादा करती है कि हादसे की सूरत में बीमादार की माल जान, यानी हादसे की सूरत में जिस भी चीज़ का उसने बीमा करवाया हादसे की सूरत में उसको जो भी नुकसान होगा, चाहे वो माल है या जायदाद, जो भी नुकसान पहुँचेगा बीमा कंपनी इस नुकसान की तलाफ़ी करेगी। तो बेसिकली हादसाती बीमा जो है माल के अलावा जो है जान का भी करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस में क्या होता है, यानी पूरे जो मुलाजमीन होती हैं उनकी इंश्योरेंस, उनका बीमा करवाना। लेकिन ग्रुप की सूरत में इसका मतलब है जो प्रीमियम की रकम दी जाती है वो भी ग्रुप की सूरत में ही अदा की जाती है। बीमा पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है, ये पॉलिसी मुलाजमीन और कारोबारी हजरात में काफ़ी मकबूल है। यानी जो ग्रुप होते हैं ये सब पूरा ग्रुप मिलकर इंश्योरेंस करवा लेता है। ये कारोबारी हजरात में काफ़ी मकबूल है यानी मशहूर है, जिसके तहत बीमा कंपनी पूरे ग्रुप को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। यानी जितने भी ग्रुप ने इंश्योरेंस करवाई होती है उन सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है माली। तमाम लोग मुश्तरका तौर पर यानी इकट्ठा अलग अलग बीमा, अगर बच्चे देखा जाए तो अलग अलग प्रीमियम की रकम देनी थोड़ी मुश्किल होती है, जो कि हमने बीमा कंपनी से वादा किया होता देनी है। लेकिन अगर इकट्ठी हो तो फिर आसानी से अदा की जा सकती है। ये तमाम लोग मुश्तरका तौर पर मुश्तरका तौर पर प्रीमियम अदा करते हैं और ये पॉलिसी अमूमन 1 साल के बाद काबिल तजदीद होती है। काबिल तजदीद का मतलब होता है कि इसके जो हमने सपोज़ किसी ने ग्रुप इंश्योरेंस करवाई है तो इसका मतलब है उसको नई भी वो जो पॉलिसी है जिस दस्तावेज़ पर मुआहदा लिखा गया था उसको नया भी करवाया जा सकता है साल गुजरने के बाद। तो बेसिकली इसका मतलब है कि उस पॉलिसी जो असूल बना हुआ है उसमें तब्दीली भी की जा सकती है, लेकिन साल गुजरने के बाद, यानी इसकी जो मुद्दत है इसमें इजाफा या कमी भी की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ज़राए नकलो हमल या ज़राए आमदो रफ्त से क्या मुराद है। तो नाम से पता चल रहा है ज़राए आमदो रफ्त या ज़राए नकलो हमल ऐसे तमाम ज़राए जो सामान या मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इस्तेमाल होते हैं उसे कहते हैं ज़राए नकलो हमल या ज़राए आमदो रफ्त। और बेसिकली जो है ज़राए नकलो हमल 3 तरह के होते हैं, बहरी, बर्री और हवाई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ज़राए नकलो हमल की इकसाम। तो बेसिकली यही हमारे पास 3 इकसाम है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रोड ट्रांसपोर्ट की 4 खूबियाँ यानी इसके क्या फ़ायदे हैं। देखा जाए तो खूबियों का मतलब होता है फ़ायदे और खामियों का मतलब होता है नुकसानात। इस तरह के क्वेश्चन को हम बच्चे बड़ी आसानी से अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। यानी अगर हम सड़क के ज़रिए से जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, मुनासिब किराया, घर तक सहूलत, कम सरमाया। देखा जाए तो इस किस्म का कारोबार करने के लिए जो है ज़्यादा पैसे दरकार नहीं होते, मुश्किल रास्तों पर खिदमत। यानी अगर सड़कें टूटी फूटी हैं तो भी जो है रोड ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वहाँ पर भी हम मोटरसाइकिल वगैरह के ज़रिए से सफ़र तय कर सकते हैं। नुकसान का कम ख़तरा, यहाँ पर ज़्यादा नुकसान का ख़तरा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुश्की की या बड़ी नकलो हमल। तो बड़ी नकलो हमल को खुश्की की नकलो हमल भी कहते हैं। यानी खुश्की या ज़मीन पर चलने वाली तमाम ट्रांसपोर्ट को बड़ी या ज़मीनी या खुश्की की नकलो हमल का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। बड़ी नकलो हमल यानी खुश्की की नकलो हमल को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट और रेलवे रोड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बहरी ट्रांसपोर्ट। बहरी ट्रांसपोर्ट यानी आबी ट्रांसपोर्ट से या आबी नकलो हमल से क्या मुराद है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है नकलो हमल। तो ऐसी ट्रांसपोर्ट जो कि पानी के रास्ते से की जाती है उसे बहरी ट्रांसपोर्ट कहते हैं या आबी ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, अंदरूनी ट्रांसपोर्ट और समुद्री ट्रांसपोर्ट। अंदरूनी ट्रांसपोर्ट वो होती है जो कि दरियाओं नहरों के रास्ते से की जाती है और समुद्री ट्रांसपोर्ट वो होती है जो कि समंदर के रास्ते से की जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ना कि इसके फ़वाइद लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फ़िज़ाई ट्रांसपोर्ट की खामियाँ यानी नुकसानात क्या हैं। अगर हम हवाई ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी गुंजाइश होती है, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की गुंजाइश जो होती है वो कम होती है। ये महंगा तरीन ज़राए नक़्ल मुल्क का सबसे महंगा ज़रिया जो है वो हमारे पास हवाई ट्रांसपोर्ट है। कसीर सरमाया, इसके लिए सरमाए की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा इस पर जो है मौसमी असरात बहुत ज़्यादा असर करते हैं। तरबियत याफ्ता अमले की ज़रूरत और फ़िज़ाई ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए तरबियत याफ्ता अमले की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहरी नकलो हमल के फ़ायदे। बहरी यानी पानी की नकलो हमल के क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे को अहमियत भी कहते हैं, खूबियाँ भी कहते हैं। तो अगर हम पानी के रास्ते से सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, सबसे पहला जो हमारा फ़ायदा इसका बीमा की सहूलत, यानी जो भी चीज़ हम लेके जा रहे होते हैं उसकी बीमा हुआ होता है, इसका मतलब उसका नुकसान का ख़तरा नहीं रहता। कुदरती ज़रिया तो जो समुंदर है बेसिकली वो एक नकलो हमल का कुदरती ज़रिया है।
सस्ता तरीन ज़रिया यानी ये जो हमारे पास बहरी जहाज़ है, बहरी रास्ता जो है, ये एक सस्ता तरीन ज़रिया भी है ज़राए नक़्ल व हम्ल का। उसके अलावा एक और हम ऐड करते हैं, कम से कम हमें 4 आने चाहिए, भारी सामान के लिए फ़ायदेमंद। तो भारी सामान को बेसिकली एक मुल्क से दूसरी मुल्क लेके जाने के लिए जो है बहरी नक़्ल व हम्ल को इस्तेमाल किया जाता है। ये सस्ता तरीन ज़रिया भी है और ये फ़ायदेमंद भी है। तो बेसिकली एक मुल्क से दूसरे मुल्क भारी मशीनरी का जो ख़रीदो फ़रोख्त या दरामद बरामद होती है, वो बहरी रास्ते के ज़रिए से ही की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रेलवे की अहमियत फ़वाइद खूबियाँ। तो बेसिकली एक ही मायने रखते हैं तीनों अल्फाज, अहमियत, फ़वाइद और खूबियाँ। यानी अगर हम रेलवे को इस्तेमाल करें, इसमें ज़्यादा गुंजाइश होती है सामान की, ये तेज़ रफ्तार ज़रिया है। वैसे बच्चे अगर देखा जाए MCQ और ज़राए नक़्ल व हम्ल का सबसे तेज़ तरीन ज़रिया तो वो तो फ़िज़ाई ट्रांसपोर्ट है। लेकिन अगर आए कि खुश्की पर, तो खुश्की पर तेज़ तरीन ज़रिया जो है वो हमारे पास रेलवे है। उसके अलावा ये सस्ता तरीन ज़रिया भी है, ज़्यादा महफूज है, मौसम की रुकावट से आज़ाद है और काबिल इत्मीनान है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ज़राए तक़सीम। ज़राए तक़सीम को बच्चे तरसील के ज़राए भी कहते हैं, यानी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली वो रास्ता, वो तरीका जिसके ज़रिए से चीज़ जो है पैदाकार से सारिफ तक पहुंचाई जाती है, उसे कहते हैं ज़राए तक़सीम या तरसील के ज़राए। हमारे पास पेपर में थोड़ा सा ये टफ़ लिखा है, हम इसे बहुत आसान अल्फाज में पढ़ लेते हैं। तरसील के ज़राए या फिर तक़सीम के ज़राए से मुराद वो रास्ता है जिसके ज़रिए से पैदा कनिंदा यानी पैदा करने वाले की तरफ से आखिरी यानी सारिफ तक पहुंचाई जाती है। अगर हम तरसील के ज़राए की इक़साम की बात करें तो इस तरीक़ाकार से हम कुछ इसकी डेफिनेशन को लेंथी करने के लिए 2-3 लिख देंगे। सबसे पहले चीज़ पैदाकार से थोक फरोश के पास जाती है, फिर परचून फरोश के पास और फिर सारिफ के पास, यानी जो चीज़ को ज़ाती इस्तेमाल की गर्ज से खरीदता है या फिर इस्तेमाल की गर्ज से खरीदता है। उसके अलावा कभी कभी थोक फरोश बिल्कुल भी अंदर नहीं होता, पैदाकार से परचून फरोश और परचून फरोश से सारिफ। और कभी कभी ऐसा होता है मिड में दोनों, मतलब जो मिडल में लोग आते हैं पैदाकार पैदा करने वाले से इस्तेमाल के दरमियान, वो दोनों ही नहीं होते, बल्कि इस्तेमाल करने वाला चीज़ डायरेक्ट जो है वो पैदाकार से ख़रीदता है, तो पैदाकार से सारिफ। तो बेसिकली हम ये तीनों के बारे में डेफिनेशन के बाद तरसील के ज़राए की जो है यहाँ पर इक़साम लिख देंगे, पहली 3। तो यही हमारे पास इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं।